और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। बात अतीक और अशरफ मर्डर केस की, जिसमें आज भी कई नए खुलासे हुए। यूपी सरकार के जुडिशियल कमीशन और दोनों एसआईटी ने आज प्रयागराज में अतीक के मर्डर वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। 15 अप्रैल की रात क्या हुआ था, कैसे 3 हत्यारे आए, कैसे उन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, वो सारा सीन रिक्रिएट किया गया। दूसरी तरफ तीनों आरोपियों से पूछताछ में भी नए खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि उनका कोई आका नहीं है। उन्होंने अतीक को इसलिए मारा ताकि उनकी ब्रांडिंग डॉन जैसी बने। हत्यारों की प्लानिंग पर भी कुछ खुलासे हुए हैं। यह भी पता चला है कि एक हत्यारा अरुण अतीक के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप शेरे अतीक में पहले से था। अतीक के बेटे असद ने यह ग्रुप बनाया था। लेकिन अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। यूपी एसटीएफ ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को ड्रोन से तलाशना शुरू कर दिया है। प्रयागराज और कौशाम्बी में आज शाइस्ता को ड्रोन से ढूंढा गया। खबर यह भी है कि शाइस्ता गंगा किनारे के इन्हीं इलाकों में कहीं छिपी हुई है। पुलिस ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी, जिसमें शाइस्ता भी वांटेड है। उमेश पाल मर्डर में 10 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 2 यानी अतीक और अशरफ का मर्डर हो चुका है। अतीक के बेटे अशद समेत 4 आरोपी इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 आरोपी जिंदा है, जिनमें शाइस्ता, गुड्डू बमबाज और बाकी 2 शूटर साबिर और अरमान हैं। अब तक 56 दिन हो चुके हैं उमेश पाल के मर्डर को, लेकिन पुलिस के हाथ इन चारों को लेकर खाली है। बड़ा सवाल है कि इतनी तेज तर्रार यूपी पुलिस और उसकी एसटीएफ इन 4 को क्यों नहीं ढूंढ पा रही। और जब अतीक के सताए हुए लोग ये कहते हैं कि माफिया भले ही मारा गया है लेकिन उसका गैंग अभी भी जिंदा है, तो इसके क्या ये मतलब है कि माफिया अभी पूरी तरह से मिट्टी में मिला नहीं है। हालांकि माफिया मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसा है। अतीक की पत्नी की तरह मुख्तार की बीबी आफशा को भी पुलिस ढूंढ रही है। मेरे ऊपर 2 मर्डर के मुकदमे लगाए गए, जिसपे आप जानते होंगे कि सीबीआई जांच मेरे ऊपर सीबीआई जांच भी चली। फिर मेरे भाई के ऊपर मर्डर के मुकदमे लगाए गए। फिर मेरे 17 साल 18 साल का छोटा भाई, उसके ऊपर मर्डर के मुकदमे लगाए गए। अतीक जैसे लोग ने मेरे पति की हत्या की, तो बस एक जो मेरा खुद का एक सोचना है कि मैं डरती नहीं हूँ, और जब आपके साथ गलत करे उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आदमी माफिया बन जाता है धीरे धीरे क्राइम करके। तो लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन एंड एक जो माहौल क्रिएट करते हैं टेरर का लोगों के दिल में, वो इसने क्रिएट कर रखा था। सपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पाता था, क्योंकि अतीक अहमद का मामला आ जाता था। क्योंकि उस टाइम जो है सपा की गवर्नमेंट थी, और सपा की गवर्नमेंट होने का मतलब ये है कि इलाहाबाद के मुख्यमंत्री तो फिर माने जाने अतीक अहमद ही थे। एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन अगर वो मिल जाती है तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत से बैठी है उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए। 100 के आसपास पुलिस थी, आई थी, शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही, बस इतना मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। 3 गाड़ी आई थी, ठीक है, पीएससी की गाड़ी थी, और ड्रोन कैमरा भी लिए थे वो लोग। और इसके बाद उस कैमरा को जिस तरफ जो जाता था, उसी इशारे से उसी कैमरे के पीछे पीछे पुलिस भी जा रही थी। इसी बार बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, और बात ये भी उठाएंगे 56 दिन हो चुके हैं उमेश पाल के मर्डर के। सब वांटेड अपराधी, इसमें से कुछ का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी फरार है। बमबाज, गुड्डू मुस्लिम कोई नहीं जानता कहाँ है, शाइस्ता कोई नहीं जानता कहाँ है, अतीक की बहन कोई नहीं जानता कहाँ है। ये सब बड़े सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डीके दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और राजीव रंजन साहब है, नेशनल सेक्रेटरी है जनता दल यूनाइटेड के। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत होगी, और मेरा सीधा सवाल, आप कहते हैं कि सूबे में कानून और व्यवस्था का राज कायम हो चुका है, तो ये कैसा राज है जिसमें 56 दिनों से आप वांटेड अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? सीधा सवाल है मेरा, आपको चुभेगा भी। दीपक जी, एक बहुत पुराना मुहावरा है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पर इसका इस्तेमाल ही करना क्यों पड़ रहा है आपको? मेरा ये सवाल है सर। मैं इसलिए, देखिए, वास्तविकता में ये कोई सामान्य अपराधी नहीं है कि पहली बार इन्होंने कोई अपराध किया है।
ये दुर्दांत अपराधी हैं, अभ्यासता अपराधी हैं, लंबे समय से अपराध करने का अभ्यास है। कैसे पुलिस काम करती है, कैसे पुलिस से बचा जा सकता है, ये सारी तरकीबें जानते हैं और इसीलिए इनको पकड़ने में देर जरूर हो रही है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये केवल फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कानून के हाथ लंबे इनके गिरेबान तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे और बहुत जल्द ही ये अपराधी अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेंगे। उमेश पाल की हत्या होके 48 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश के पुलिस ने एक शूटर को मार गिराया था, एक दूसरा शूटर असद और उसके साथ गुलाम, ये 2 शूटर उत्तर प्रदेश के पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसलिए पुलिस को यह कहें कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, मैं मानता हूं यह तथ्य ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस की अलग अलग टीमें, बोल ही नहीं रहा हूं पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, मैं कह रहा हूं 56 दिन ऐसे कौन से है? आकाश ले गया या जमीन निकल गई, पाताल निकल गया? दीपक जी, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां बड़े बड़े अपराधी जिनको ढूंढने में, तलाशने में वर्षों लगे हैं। उसामा बिन लादेन जैसा अपराधी को तलाशने में अमेरिका जैसे बड़े इतने विकसित मुल्क को बहुत लंबा समय लगा है। दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी आखिरकार अब तक पकड़ के में नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जिस कोटि के अपराधी हैं, 56 दिन इनको पकड़ने में कोई बहुत नाकामी जैसा नहीं है। पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और बहुत जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इनके प्रति कोई नरमी बरतेगी, कोई उदारता बरतेगी या इनके प्रति कार्रवाई में कोई ढिलाई करेगी, इस बात की संभावनाएं शून्य है। अपराध को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता को भी शक नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता भी भरोसा करती है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे भी, 56 दिन हो गए हैं सर, 56 दिन, लेकिन आप क्या मुद्दा बनाते हैं? अतीक को क्यों मार दिया, गुलाम को क्यों मार दिया? आपके लिए क्या मुद्दा है? भाई अतीक के साथ गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप भी जो नैरेटिव बनाने में पीछे रह जाते हैं और गलत ही चीजों के पीछे चले जाते हैं। अतीक और असद और गुलाम के मारे जाने के बाद अखिलेश जी को यह लगा कि राज्य में भाईचारा खत्म हो रहा है, तो ये गलत पॉलिटिकल नैरेटिव को आप पकड़ के नहीं बैठ जाते? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को मैं देश का सही पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए और बाबू बजरंगी पार्टी बनने के लिए बधाई देता हूं। बाबू बजरंगी जिसने 2002 में खुद कहा कि एक गर्भवती महिला का पेट चीर कर भ्रूण बाहर निकाला और उसमें त्रिशूल घुसा दिया, ये मैं मीडिया के हवाले से पढ़ के बता रहा हूँ। ये है भारतीय जनता पार्टी। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को न केवल छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रही है, कहती है कि आप कैसी मिसाल देना चाहते हैं देश को, तो उसके अगले दिन बाबू बजरंगी को रिहा करती है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? आज ही शायद आप खबर नहीं दिखा पाए होंगे, आपने 50 खबरें दिखाई। भाजपा विधायक राजीव गुंबर ने कहा योगी सरकार ने अतीक और अशरफ को ऊपर पहुंचाया। तो आसमानी फैसला किसका था? भारतीय जनता पार्टी का था, ये उनका विधायक कह रहे हैं। अब दूसरी बात है, आसमानी फैसला क्यों लिया गया? आपने कहा मैं नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा, ये वाकई मेरी कमी है, मैं दर्शकों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं 4-5 दिन से कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा उस बात को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी की लापरवाही, टोके नहीं। मैंने राकेश त्रिपाठी को भी टोका था सर, आज आपने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया कि आप बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछते हैं। मैंने पूछा उनसे, यही सवाल पूछा, 56 दिन क्यों? अब देखो आपने इतिहास बता दिया, गुजरात बता दिया, आपने बता दिया बाबू बजरंगी, आपने नरोदा पाटिया बता दिया, आपने बता दिया बिल्किस बानो, आपने बाबू बजरंगी के बारे में बता दिया। लेकिन भाई 2002 में इन्होंने गुजरात दंगा हुआ था, उससे पहले 1989 से अतीक अहमद को अघोषित मुख्यमंत्री सपा ने क्यों बना के रखा था इलाहाबाद का? इसका जवाब दे दीजिए मुझे आप। पहले तो अघोषित मुख्यमंत्री किसी ने नहीं किया था, ये उनकी बात का जवाब देना। जिस पार्टी ने 400 से 500 अभी सिटिंग, फिर वही बात बोलने लगे आप। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक की बात को ना आप एक बार अखिलेश जी को बताइए कि वो ट्वीट कर दें, तो मुझे भी थोड़ा वो होगा कि जो सत्यपाल मलिक अखिलेश जी की पार्टी छोड़ के गए, समाजवादी थे वो। हो सकता है आपको इस चीज का उत्साह हो रहा हो कि बाबू बजरंगी छूट गया, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करनी है। सर मुझे कोई उत्साह नहीं है सर, फिर आपने सर्टिफिकेट दे दिया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा काम है। बात करने दीजिए, मैं अपनी बात अपने तरीके से रख रहा हूं। मैंने तो यही कहा कि 5 दिन से तो आपको अवसर नहीं मिला ये पूछने का कि सीआरपीएफ के जवानों की जो शहादत हुई, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी। आज शहीद के परिवार पूछ रहे हैं, कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि बाकी नेता क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आप देखिए ममता बनर्जी जी ने पूछा है, तो जो पार्टी मैं तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, अच्छी बातें उनसे छुपा लेते हैं। आप अखिलेश जी को बताते ही नहीं कि भाई सत्यपाल मलिक वाला मुद्दा बहुत बड़ा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। आप प्लीज अखिलेश जी को तो बता दीजिए, फिर मुझे कन्विंस करिएगा। आपको पूरा अधिकार है मुझे कन्विंस करने का, लेकिन पहले अखिलेश जी को तो कन्विंस कर दीजिए कि भाई सत्यपाल मलिक ने जो बोला वो राष्ट्रीय मुद्दा है, और आप ट्वीट करें ताकि इसको हम अगले नैरेटिव में स्थापित कर पाए।
आप फिर मैं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपने खोखले राष्ट्रवाद को छुपा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस खबर पर लगातार चर्चा होती रहे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, जो आज स्वयं बाबू बजरंगी की पार्टी हो गई है, जिसके 400 से 500 सिटिंग विधायक और सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर दुर्दांत मुकदमे हैं, और दुर्दांत शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। इससे दुर्दांत तो मुझे लगता है कि रावण के काल में भी नहीं मिलेगा, जहां पे कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने एक गर्भवती महिला के भ्रूण को निकाला और उसको त्रिशूल की नोक पे रख दिया। शर्म आनी चाहिए राकेश त्रिपाठी आपको। आप बिल्किस बानो और बाबू बजरंगी दोनों की दृष्टि से देश में देखे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राकेश त्रिपाठी जी। ये आरोप है घनश्याम तिवारी जी का, हालांकि अपने बारे में वो बोलते नहीं और दूसरों के बारे में बोल के चले जाते हैं और खुद बोल देते हैं। अखिलेश जी को नहीं बताते कि सत्यपाल मलिक के बारे में आप ये बोलिए, देश का बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। मुझे एक बात बताइए घनश्याम जी, आपने अखिलेश जी को बताया है कि नहीं बताया है कि भाई सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय भी है? देखिए, मैं मानता हूं कि सुभाष चंद्रा सांसद हैं, हो सकता है आपने उन्हें भी बताया हो। मुझे लगता है कि हम बहस के दायरे में रहें तो जो नेता को बोलना है। मैं तो आपके पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं। मैं भी आपके चैनल के मालिक की बात कर रहा हूं। देखिए, हम जिस नेता को जिस पे बोलना है वो बोलेगा। क्या प्रधानमंत्री से सवाल अखिलेश यादव जी से पूछा गया? आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने अखिलेश यादव को इसके बारे में बताया या नहीं बताया? मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री, मैं क्यों बताऊंगा? सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया। सारी अगर जी न्यूज इस पे चर्चा नहीं करेगा तो क्या देश को पता नहीं चलता? आप तो 3-4 दिन से लगातार यही मुद्दा बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने बीजेपी से सवाल भी पूछा, अनिला सिंह ने जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? क्या बीजेपी ने जवाब दिया? अनिला जी ने बोला था सत्यपाल मलिक को अब क्यों याद आया? राकेश चलिए आप देखिए, सत्यपाल मलिक ने ऐसा जो कहा, यह बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी 2024 के चुनाव में, और ये घनश्याम तिवारी जी का मुद्दा है, अखिलेश यादव जी का नहीं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा है और उसको लेकर के घनश्याम तिवारी मुद्दा बाद में बनावे। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज क्या कहा है, मुझे लगता है घनश्याम तिवारी को इस पर बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ना सपा के नेता है ना भाजपा के नेता है। उन राजनीति से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले चुके एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है अलग अलग प्रकार से। अब क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस उद्देश्य से वो क्या बयान दे रहे हैं, उनके बयानों की बजाय आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह का एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है, पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री अतीक अहमद की विधवा पत्नी एक महिला पर तानाशाही पुलिस टॉर्चर बंद करो और उन्हें उनके आंसुओं के साथ जीने दो। उनके परिवार ने 3 लोगों की हत्या कर चुकी यूपी पुलिस उस महिला को तलाश कर रही है जिसके जवान बेटे को मार दिया गया, जिनके 4 बार के एमएलए सांसद रहे सोहर को मार दिया, उसके पूर्व एमएलए देवर को मार दिया। कल तक वह महिला मेयर की चुनाव की तैयारी कर रही थी, फिर उस पर इनाम घोषित किया। उस बेवा पर रहम करो। यह ट्वीट है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। शाइस्ता परवीन जिस पर इनाम घोषित है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसको तलाश रही है, उस पर रहम करने की अपील समाजवादी पार्टी की तौर से अधिकृत तौर पर की जा रही है। घनश्याम तिवारी जवाब दे कि अखिलेश यादव क्या संरक्षण दे रहे हैं शाइस्ता परवीन को? क्या अतीक अहमद को पहले सांसद बनाया, अब शाइस्ता परवीन को समाजवादी पार्टी अपने 2024 के चुनाव में क्या उनको टिकट देकर के सांसद बनाना चाहती है? यह जवाब घनश्याम तिवारी को देना चाहिए, क्योंकि इनके पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह ऑफिशियल ट्वीट है, पढ़ करके सुना रहा हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जवाब दे दीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा उसको मान लिया सिरे से। ये साहस का काम है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ता आए हैं, उन्होंने पुलवामा पर लगे हुए आरोप को सीधा सीधा मान लिया, प्रधानमंत्री को डिफेंड भी नहीं किया, जो पार्टी हजारों करोड़ खर्च करती है। इनके सवाल पे आता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी सीधा संदेश देना चाहती है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ करके अपने सांसद को उनके मंच के साथ साझा करने के बाद बाबू बजरंगी को छोड़ करके, जिसने गर्भवती महिला को बुला के उसने इस तरीके से उसके भ्रूण को निकाला, त्रिशूल की नोक पर रखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है, चिन्मयानंद की पार्टी, राम रहीम के शिष्यों की पार्टी, आशाराम की पार्टी कहना चाहती है कि इस देश में किसी को किसी भी महिला से हमदर्दी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये संदेश है। मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को सुनना चाहिए कि चाहे वो चिन्मयानंद जो है इनके स्वामी, उनसे जुड़ी हुई महिला रही हो, या फिर राम रहीम जो जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी स्वयं 2014 की रैली में अच्छे भाषण दे चुके हैं, या फिर आसाराम जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी, मैं कोट करके बता देता हूं, आसाराम जी के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। अगर इनको इच्छा है, मैं बापू आसाराम को प्रणाम करता हूं, वह विश्वास के साथ सत्संग में आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं, पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। जनसत्ता का यह आर्टिकल प्रधानमंत्री ने आसाराम के बारे में कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है देश की महिलाओं के साथ। आप किसी के भी घर की महिला हो,
अगर इनका यही है कि हम उसके साथ दुर्दांत काम करेंगे, सबसे अत्याचार, सबसे जितना भी बड़ा अपराध है करेंगे और उस अपराधी को इनाम देंगे जैसे बाबू बजरंगी को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है राकेश त्रिपाठी बहुत अच्छे दिशा में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं। ना एक चीज पूछो आप घनश्याम जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ घनश्याम जी, हम मजाक में कुछ बातें कर लें, बट अननेसेसरी मैं तो आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ। आपके हर आरोप को मैं स्वीकार लेता हूं, पर उसमें प्रमोटर्स को, चैनल को कृपया बीच में ना लाएं सर। मेरे पास भी कई सारे शब्द हैं जिनका मैं प्रयोग और उपयोग कर सकता हूं, करता नहीं हूं। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। तो मैं क्या घनश्याम जी ये मानूं कि आप भी शाइस्ता परवीन को, बिल्किस बानो को आगे करके, या गुजरात में 2002 में जो हुआ उसको आगे करके शाइस्ता परवीन को परेशान किया जा रहा है, ये मान रहे हैं? ये मानूं मैं आपके बयान को? लगातार आप मुझसे पूछते रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कब बोलेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उन्हें अवसर मिलेगा वो बोलेंगे। आप अगर उनका इंटरव्यू करना चाहें, और मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी नेता, खासकर विपक्ष का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भगोड़ा साबित होगा कि जो प्रधानमंत्री पे लगे हुए आरोपों की चर्चा ही ना करे। तो मुझे लगता है हम 4 दिन से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपको हर प्रवक्ता ने जवाब दिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि प्रवक्ता के तौर पर जो मुख्य मुद्दा है उसको कौन उठाता है? सबसे पहले बड़ा नेता उठाता है, प्रवक्ता उसको फॉलो करते हैं। बट मुझे पता नहीं, अब घनश्याम तिवारी जी को अगर अखिलेश जी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको अपने प्रवक्ता को तो फॉलो करना चाहिए, तो उनको समझ आ जाए सत्यपाल मलिक जी ने क्या क्या कहा है, उसको वो देश का पॉलिटिकल नैरेटिव बना दे। मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या मैं मानूं कि शाइस्ता परवीन को परेशान कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? आपके जवाब को, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ, बाबू बजरंगी ने ऐसा किया। जब भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री, उनके सबसे सीनियर विधायक ने कहा आसमानी फैसला था, उनके पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वर्तमान मंत्री ने तालियां बजाई कि ये जैसे को तैसा मिला। उसके बाद उनका विधायक मंच में कहता है, सभा के बीच में कहता है कि योगी सरकार ने निपटा दिया। तो इसके बाद दुष्यंत दवे कहते हैं इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। इसका मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की? बता दीजिए हाँ या ना, क्या शाइस्ता परवीन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की विक्टिम है, जैसा आईपी सिंह ने कहा? ये आप मान रहे हैं? एक समूचे राज्य की सरकार इस तरह के क्राइम की अपराधी दिखाई दे रही है। मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है इस पूरे मामले में? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अपराध किसके ऊपर लगेगा वो देखा जाएगा। अपराध हुआ है तो बताइए ना किसने अपराध किया है। एक विक्टिम होगा, एक अपराध कर, चलिए मैंने मान लिया यूपी सरकार अपराधी है, पर शाइस्ता परवीन उसकी विक्टिम है या नहीं? घनश्याम तिवारी जी इतना बता दीजिए। आईपी सिंह जी कह रहे हैं अभी तक तो बनी नहीं है ना। मैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं, जी न्यूज कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध किया है, तो मुझे लगता है सभी के लिए ये खबर है। मतलब शाइस्ता परवीन विक्टिम है, उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध की शाइस्ता परवीन विक्टिम है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना, सीधा बोल दीजिए घनश्याम जी, जलेबी और इमरती मत बनाइए, जनता समझती है सब बातें। जनता समझती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी सरकार ने ये किया है। ठीक है, अब इनका ये कहने का मतलब है, साफ साफ शब्दों में नहीं कह रहे, ये भी मानते हैं शाइस्ता परवीन विक्टिम है। देखिए दीपक जी, कम से कम बेशर्मी के साथ ही, लेकिन घनश्याम तिवारी ने यह स्वीकार कर लिया कि शाइस्ता परवीन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो ट्वीट करके कहा था वो टीवी डिबेट में घनश्याम तिवारी जी ने मान लिया। एक बार भी उन्होंने निंदा नहीं की, एक बार भी खारिज नहीं किया, और ये बार बार कह रहे हैं बाबू बजरंगी और माया कोडनानी। अरे भाई, कम से कम इतने तो पढ़े लिखे समझदार आप है ना। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला नहीं है। आप ट्रायल कोर्ट के फैसले को, कोर्ट के फैसले को भाजपा सरकार का फैसला क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोर्ट के फैसलों को भी आप बार बार सरकार का फैसला बता करके भारत के संविधान और भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था का मखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं। आप संतुष्ट नहीं है, अपीलेट कोर्ट में जाकर के अपील करिए। पीड़ित जाकर के करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर अपील करेंगे, सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। लेकिन कोर्ट के फैसले को सरकार का फैसला बता करके लगता है या तो आपकी समझ कम है या भारत के संविधान का, भारत की न्यायिक व्यवस्था का आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि माफियाओं के साथ आप कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अतीक अहमद को सांसद 2004 में बना रहे थे और 2024 में शाइस्ता परवीन को सांसद बनाने की इच्छा रखते हैं। यही घनश्याम तिवारी की बातों से स्पष्ट हो चुका है। ठीक है घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डिबेट में 2 मेहमान और हैं, उनके पास ना जाऊं, ये नाइंसाफ होगा। राजीव रंजन जी, एक तरह से घनश्याम तिवारी जी ने कह दिया कि शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस की एट्रोसिटीज की विक्टिम है। बहस मैंने यहां से शुरू की कि 56 दिन तक यूपी सरकार ने क्या किया, शाइस्ता परवीन को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। राजीव रंजन जी मानते हैं शाइस्ता परवीन विक्टिम है?
देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति वांछित है, उसकी गिरफ्तारी का दायित्व उस राज्य की पुलिस की है, और पुलिस अगर नाकाम है तो निसंदेह ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की असफलता है। जहाँ तक अतीक अहमद का सवाल है, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि अपराध और अपराधी का महिमा मंडन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी ने उन स्थितियों का हवाला दिया है जिसमें अगर हिंदुस्तान के संविधान और न्यायपालिका में आपका विश्वास है तो न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को है। जो इंस्टेंट जो फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, भीड़ न्याय करे, अपराधी न्याय करे, ये प्रवृत्ति इस देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो कुछ हुआ उसमें ये राज्य प्रायोजित हो सकता है, राज्य की बड़ी असफलता हो सकती है, पुलिस की बड़ी शर्मनाक असफलता है। इस पर खुलासा के लिए किस हद तक ये कमीशन कामयाब हो पाएगा मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए कि कमीशन का जो स्वरूप है और जो उसके मेंबर्स हैं, बजाय इसके अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद हाईकोर्ट के ज्यादा एक व्यवस्थित न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी गई। नहीं, मैंने अपनी बात कही, जो हमें कहना था मैंने आपको कहा। सुप्रीम कोर्ट का और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी मैं राकेश ये कह रहे राजीव भाई, मैंने ऐसा नहीं, मैंने बस ये कहा कि न्यायपालिका में वरीयता, अनुभव, ऐसे मसलों में जो कमीशन वगैरह के काम के जरिए न्याय दिलाने का काम हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए अनुभवी न्यायाधीश को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है। राजीव रंजन जी, मैं थोड़ा एक दिन आपसे मैंने सवाल नहीं, बस मैं बोल दीजिए 30 सेकंड केवल मैं आपका ले रहा हूं सर। 30 सेकंड अभी में मैं तो अजीबोगरीब में जवाब होता है तुलना देख रहा था। आप 2 मिनट बोल चुके हैं ऑलरेडी। ये राकेश त्रिपाठी जी ने बिल्किस के मामले को एक न्यायालय का मसला बताया। मैंने कहा फैसले न्यायालय दे, और उस फैसले को लेकर पार्टी के नेता अगर उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा हो, जम्मू में एक छोटी बालिका के साथ जो घटनाएं घटी और उसके हत्या के बाद जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने उन अपराधियों का हौसला बढ़ाया, ये बेहद अफसोसनाक था। ठीक है, अच्छा। और इससे सवाल खड़े होते हैं, ठीक है, कि अगर एक तरफ अतीक अहमद जैसे लोग जिनका कद कई बार सिस्टम से बड़ा होता है, तो समाजवादी पार्टी हो या अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज गठबंधन की सरकार में है, और एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर अपराधियों को नहीं रखना चाहिए राजनीति में। अनेक राजनेताओं के खिलाफ अपराधियों को नहीं रखना चाहिए राजनीति में। राजीव भाई, नहीं रखना चाहिए ना, साफ लोगों को रखना चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये बहस, ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल पर राजनीतिक दलों को सोचना जरूर होगा, चाहे हमारा गठबंधन हो, हमारा दल हो। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हौसले के साथ उसे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। 4 मिनट 22 सेकंड राजीव भाई बोले। अब मैं 20 सेकंड का सवाल पूछता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने माफियाओं की एक लिस्ट जारी की उत्तर प्रदेश की। इन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए अधिकारियों के साथ। उसका बीजेपी ने जो भी जवाब दिया, वो कहते हैं कि भाई कोर्ट से वो छूट गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी जो आपकी वैचारिक सहयोगी है, भले से गठबंधन ना हुआ हो, उसके हिसाब से धनंजय सिंह संत नहीं, एक माफिया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि साफ छवि वाले नीतीश कुमार ने एक माफिया धनंजय सिंह को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाया? वो एक नॉन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। मेरे आपके सवाल का जवाब तो मैंने अभी दे दिया। मैंने क्या कहा, यह सवाल खड़ा है सिस्टम के सामने। राजनीतिक दलों में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके सबसे दागी जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद 20 साल उनके साथ अलायंस क्यों चलाया आपने? सरकारों में जिसके साथ अलायंस चला रहे हैं लालू प्रसाद यादव, वो तो सजा याफ्ता है ना, मैं सम्मान करता हूं, वो तो सजा याफ्ता है। मैंने क्या कहा, मैंने दल और गठबंधन दोनों की बात की। तो मैं कह रहा हूं, कहा अगर पार्टी में उसी पार्टी के साथ 15-20 साल तक आप रहे, पार्टी करती है, बीजेपी इतनी बुरी है तो उसी के साथ 15-20 साल आप रहे।
जिसका विरोध करते थे उसके साथ आपने गठबंधन बना लिया। अब भाई लालू यादव तो सजा याफ्ता मुजरिम है ना, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा ना। एक बार आप जब आर्काइव में मेरे बयान को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको मेरे जवाब का जो अर्थ है वो मिल जाएगा। सिस्टम में पहल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अब पार्टी विद डिफरेंस अगर अपने आप का दावा करती है, और नीतीश कुमार जी तो उससे भी ज्यादा डिफरेंस है भाई। होगा कि रूलिंग पार्टी, सुनिए ना, आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ पा रहे? सर मैं उनसे भी पूछ लूंगा, मैंने बहुत सवाल पूछे हैं, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, 2002 से सवाल पूछ रहा हूं। लगे हाथ पूछ लीजिए, मैंने आपको जवाब दे दिया। आप पूछ लीजिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 40% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं? ठीक, अच्छी बात है। तो आपने बीजेपी से अलायंस क्यों किया? अनेक मंत्रियों आपने 15-20 साल बीजेपी के साथ क्यों रहे? इतने बुरे थे बीजेपी वाले थे तो। ठीक है, तो कसम संविधान की में हम बात कर रहे हैं, अब तक 56 दिन हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक न शाइस्ता परवीन को ढूंढ पाई है, न गुड्डू मुस्लिम को। आखिर ये रहस्य क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ माफिया पर जो सरकार एक्शन कर रही है उस पर कोशिश कर रहे हैं बात करने की। ब्रेक से पहले राजीव रंजन जी मेरे साथ थे, मैंने एक सवाल उठाया था कि धनंजय सिंह जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था कि अपराधी हैं, बीजेपी के समर्थन में, वो अब जनता दल यूनाइटेड, जो साफ छवि के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसके महासचिव है। खैर, आपने जो भी जवाब दिया, आपने कहा कि राजनीति में अपराधियों को रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताइए, आपकी पार्टी की क्या सोच है कि आपने एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के अपराधी लालू यादव की पार्टी, लालू यादव जी मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका साथ गठबंधन कर लिया? ये क्या राजनीति है, मुझे यह समझा दीजिए। और आपको जो सवाल पूछना है, दुबे जी भी हैं, राकेश त्रिपाठी जी, सीधे पूछ लीजिए, मैं 20 से हट जाता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैंने अपने पहले ही सेगमेंट में ये आपको स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई अपराधी आज सिस्टम से बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, पुलिस, कानून, तमाम चीज़ों से अगर ऊपर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें होती है। और इसका एक उदाहरण आपके सामने आया, हम लोगों ने उसके जिन हालात में उसकी हत्या हुई उस पर सवाल खड़े किए, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर हम लोगों ने कभी उसका बचाव नहीं किया। अब सवाल यह है कि आज आपका सवाल है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन है, वहां भी आपराधिक छवि के लोग हैं। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के करोड़ों लोगों ने इसलिए भीड़ से अलग एक राजनीतिक दल माना कि वो बराबर अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहते थे। लेकिन जब वो बिल्किस बानो प्रकरण देखते हैं, जब वो देखते हैं जम्मू में उस नन्ही बच्ची के साथ हत्या के बाद हत्यारों को जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर भाजपा के स्थानीय नेता जब उसकी हौसला अफजाई करते देखते हैं, या अंकिता भंडारी के मामले में केवल इसलिए कि उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ थे और उस पर गहरे आरोप थे, वहां भाजपा का कोई नेता मातम कुर्सी के लिए नहीं आता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए ना, थोड़ा आपने फिर 2002 की बात कर दी। बिल्किस बानो का केस जब हुआ था, तब माननीय नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, और एक फंक्शन में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की 2002 में तारीफ भी की थी। अब मेरा सवाल ये नहीं था, आपने बोल दिया बिल्किस बानो, मैंने रोका भी। मेरा सवाल ये था कि आपने एक सजा याफ्ता मुजरिम माननीय लालू जी के साथ समझौता क्यों कर लिया? क्या राजनीति है, मुझे समझाइए ना सर इसकी। बिल्किस बानो के पूरे परिवार की हत्या करने वाले लोगों को, उनके साथ गैंगरेप करने वालों को जिस तरह से समय के पूर्व रिहा किया गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई जश्न मना रही थी, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2002 के दंगों की पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन ये सवाल आज का है। मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सवाल आज का है। आदरणीय नीतीश कुमार जी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, और वहां जाकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी के काम की तारीफ की। नहीं सर, आप सब नेता भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है। आपको दूसरों की कमीज गंदी लगती है, हमारी याददाश्त कभी कमजोर नहीं हुई है। चलिए अच्छी बात। राजीव जी, मैं चाहता हूं, मैंने बड़ा इंप्रेसिंग सवाल पूछा था लालू यादव वाला, आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार जी की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब भी आप डीके दुबे जी से या सवाल पूछना और राकेश त्रिपाठी जी से पूछना, भारतीय जनता पार्टी को समझना इस देश के लिए हो रहा है।
इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। आतंकवादी हमले हो रहे हो, लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हो, और एक बाहुबली पर देश का पूरा मीडिया 5 दिन से लगा हुआ है। आज जम्मू की घटना को लेकर के कितनी हम चर्चा कर पा रहे हैं, इस पर सही में हम लोगों के पास वक्त नहीं है। सतपाल मलिक चिल्लाते रह जाएंगे, घनश्याम तिवारी अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया या नहीं किया, इसी सवाल पर वो गौण होकर के रह जाएगा। लेकिन इस पर बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है, तो उनके ट्वीट का सम्मान करते हुए नेशनल चैनल्स को डिबेट करा देना चाहिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था हमारा कि आप दोनों का गठबंधन हो गया है, क्योंकि जीडीयू के अध्यक्ष ने ट्वीट किया तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। कोई अच्छा है, गठबंधन होना चाहिए सर। आजकल गठबंधन की राजनीति का दौर है। डीके दुबे जी जवाब दे दीजिए, राजीव रंजन जी ने कई आरोप लगाए। नहीं, देखिए ऐसा है, राजीव रंजन जी बड़े दिल से बात कह रहे हैं लेकिन खुल कर नहीं कह पा रहे हैं, ये एक उनकी समस्या है। आप भी समझ रहे होंगे कि वो अपनी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन महासचिव होने के नाते या सचिव होने के नाते क्या आप उनसे उनकी पार्टी के मुखिया का नाम लेकर ही छुड़वाएंगे? और मुखिया का नाम अगर उन्होंने ले लिया तो बेचारों का वो ये पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिख सकता है। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ओन करना चाहिए, एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है जो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन बाकी पार्टियां उनकी अपनी पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। और पार्टी विद डिफरेंट नहीं है तो वो यूजुअल है, जो सिस्टम पुराना चला आ रहा है कांग्रेस के टाइम का, उस सिस्टम के वो आदी हो चुके हैं, इसीलिए उसी रास्ते पर वो चलने वाले हैं। तो सवाल उनसे मत पूछिए, सवाल पूछने हैं तो पार्टी विद डिफरेंस से पूछ लिए, जिसने अपने यहाँ पैतृक व्यवस्था खत्म कर दी, वंशवाद को वो बढ़ावा नहीं देते, सिस्टम क्लीन करने की बात कर रहे हैं। और सिस्टम क्लीन करने की जब बात हो रही है तो सिर्फ इस बात का विरोध है कि साहब आप ये जो नेशनल एजेंसियां हैं जो सफाई कर रही हैं, वो सफाई क्यों कर रही हैं? क्योंकि अधिकार इनका यह है कि ये गंदगी करते रहेंगे और सफाई करने का अधिकार किसी का नहीं और किसी को नहीं करना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी को मैं सुन रहा हूं उतनी देर से, वो बेचारे जवाब एक भी नहीं दे रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। मतलब उनके पास जवाब नहीं है कि शाइस्ता के मामले में वो क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी भी सामने आएगी, अगर वो अभियुक्त है और उसको कोर्ट में रिक्वायरमेंट है तो समाजवादी पार्टी जितना कर सकेगी उतना करेगी। न्यायालय के व्यवस्था के साथ खड़े हुए हैं, वो व्यवस्था के साथ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि साहब अपराधी उल्टा राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये जो मैजिकल टॉक्स हैं ये समझ ही में नहीं आती, ये कौन से रास्ते पर जा रही है और ये क्या कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना सबका कर्तव्य है, मानते हैं, लेकिन भैया पार्टी को डिफेंड करते समय अभियुक्त को, आरोपी को या क्रिमिनल को क्यों डिफेंड करना शुरू कर देते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये स्वीकार नहीं किया कि वहां पर चूक हुई है, इसीलिए 17 पुलिस वाले एक साथ सस्पेंड किए थे? अगर वो स्वीकार ना करते तो सस्पेंड ना करते। इन्वेस्टिगेशन एसआईटी रात में ही बिठा दी गई थी कि भाई ये कैसे चूक हो गई। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सिस्टम चूक कैसे कर गया। सरकार इससे ज्यादा क्या करे वो ये बता दे कि आखिर सरकार इससे ज्यादा करे। घनश्याम तिवारी जी, आपने कहा शाइस्ता परवीन विक्टिम है, मतलब मोटे तौर पर आपने कहा, आपके ये वर्ड्स नहीं थे, मैं मानता हूं, आपने कहा कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। देखिए इस तरीके से बहस मत कीजिए। मैंने जो कहा, अगर मुझे बहस करना सिखा दीजिए आप। अगर मैंने जो कहा वो आपको याद नहीं है वर्बैटिम, तो अपने शब्द मत बोलिए। अच्छा, आप कहना चाहते कहिए तो आप बोल दीजिए, मैं क्या बोलूं? मुझे बता दीजिए, शाइस्ता परवीन एक विक्टिम है क्या? आप मुझे कल से ट्रेनिंग दे दीजिए घनश्याम जी, कल से आप मुझे डिबेट सिखाइए, मैं 2 घंटे ट्यूशन लेने को तैयार हूँ। आप ट्यूशन दीजिएगा, और जो स्टैंडर्ड रेट होगा उसका पैसा भी दूंगा आपको। नहीं, वो पैसा मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का पैसे का खेल है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। नहीं सर, मैं बिना फीस के किसी से काम नहीं करवाता, छोटा हो या बड़ा। तो आप मुझे सिखाइए कैसे डिबेट करना है, कल मैं सीखूंगा आपसे। मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सीखना खत्म तो जीतना खत्म। सतपाल मलिक सिखाएंगे घनश्याम जी। सतपाल मलिक जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी भी पैसे से काम करवाती है, छोड़िए उस चीज को। जो अभी डीके मिश्रा जी ने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि लोग अगर सुनना बंद कर दें, केवल बोलने के पक्ष से आए। जैसे मैंने शुरुआत की, योगी सरकार ने अतीक और अशरफ को ऊपर पहुंचाया, ये भाजपा के विधायक ने कहा, डीके मिश्रा जी को सुनाई नहीं दिया। आसमानी फैसला था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा, उन्हें सुनाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए उन्हें सुनाई नहीं दिया। तो अगर ये कहा जाए कि ये स्टेट, जैसे ये सभी लोग कह रहे हैं
बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट आमादा है लोगों को मारने में, तो लोग स्टेट जिसको मारेगा, क्या स्टेट को यही जिम्मेदारी थी? इसलिए वोट देकर चुना गया है कि स्टेट को यह अधिकार हो कि किसी को मारे, और अगर स्टेट किसी को मारता है तो स्टेट उसका कसूरवार है। अगर यहाँ पे राकेश त्रिपाठी कह दें कि हाँ, जो इनके विधायक ने कहा ये अब कबूलते हैं कि योगी सरकार ने अतीक और अशरफ को ऊपर पहुंचाया, तो जिस दिन ये कबूल लेंगे उस दिन जिसको स्टेट मारेगा अपने आप वो लोग इनके ये स्टेट अपराधी दिखाई देगा और वो लोग उनके अपराध के कारण के हिस्सेदार दिखाई देंगे। अंतिम बात जो कहूंगा, देखिए, जो चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, बाबू बजरंगी का मामला हो, बाबू बजरंगी में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अभी बिल्किस बानो के केस सुप्रीम कोर्ट फाइल मांग रही है, न केंद्र सरकार दे रही है न राज्य सरकार दे रही है। बाबू बजरंगी का वीडियो है, शायद राकेश त्रिपाठी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे, जहां पे वो कहते हैं कि किस तरीके से जज को बदलकर 3 बार उन्हें बचाया तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। वीडियो है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल उसका अपना सच खोलता है। सवाल यह है कि अभी उनका झूठ इतना दमदार है कि वो सच चल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन इस देश के सैनिकों के शहीद सैनिकों के परिवार ने आज पूछा है, 2 परिवारों ने पूछा है कि पुलवामा में प्रधानमंत्री जी की लापरवाही क्यों हुई, खोखले राष्ट्रवाद वाली ये पार्टी जहाज क्यों नहीं दे पाई, उसी तरीके से बाबू बजरंगी का फैसला आज आया है। हम अगले 10 दिनों तक इसी में बहस करते रहेंगे। मुझे पता है कि अगले तीसरी बार ये सब बातें रिपीट कर दी। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या घनश्याम तिवारी ये मानते हैं शाइस्ता परवीन विक्टिम है, जो आईपी सिंह जी ने कहा? मैंने जो कहा वो कह दिया आपको। नहीं, क्या कहा आपने? क्या मुझे नहीं समझ आया सर, मैं थोड़ा ना समझ हूं, प्लीज फिर से बता देता हूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकार के अनेक लोग कह रहे हैं, जैसे कि विधायक कह रहा है कि योगी सरकार ने अतीक और अशरफ को मरवाया, ये उनका विधायक कह रहा है। अगर तमाम लोग ये कहते हैं और राकेश त्रिपाठी यहाँ मानते हैं कि ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जिसके लिए इस तरह के कदम उठाएगी वो सब उस सरकार के विक्टिम होंगे। जिसको ये लोग इस तरह मैं तो एक सीधा सवाल पूछा सर, शाइस्ता परवीन विक्टिम है कि नहीं? मैंने आपने कहा कि अतीक को योगी सरकार ने मार दिया, मैंने मान लिया। आपने कहा असद और गुलाम को मार दिया, मैंने मान लिया। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सर आपके प्रवक्ता ने कहा है शाइस्ता परवीन विक्टिम है या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए, हाँ या नहीं। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर सरकार ये आरोप मान लेती है तो उसके बाद इसमें जवाब दूंगा। अच्छा, वो ये भी सरकार पे छोड़ेंगे आप? मैं जवाब दूंगा कि सरकार मान ले तो मैं मानूंगा कि वो विक्टिम है। विधायक कह रहा है, चलिए मैं ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। विधायक कह रहा है। आप घनश्याम तिवारी ये सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है। हत्या किसी अपराधी की हो या किसी सामान्य व्यक्ति की, यह समाज विरुद्ध अपराध है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या एक अपराध है, यह सरकार के द्वारा की गई है। इस प्रकार के आरोप लगाना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा है, सुन लीजिए, अभी सुनिए, आप बीच में बोलने लगे। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोल रहा, ऐसा ना करिए प्लीज। लेकिन आप बोल रहे थे, कल से इतना तो याद दिलाइए, याद तो दिलाइए। इनका विधायक कह रहा है, मैं थोड़ी बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे उनकी वक्त खत्म होने वाला है। विधायक ने क्या कहा, सुन तो लीजिए। कल से सीखूंगा ना डिबेट करना आपसे घनश्याम जी, कल से सीखूंगा, प्लीज आज कर लेने दीजिए, तो थोड़ी बहुत आती है। राकेश जी, जो विधायक ने कहा है उसको मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अतीक और अशरफ के आतंक का खात्मा योगी सरकार ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अतीक अहमद जिसकी दहशत से कोई विक्टिम बोलने को तैयार नहीं था, और आज जी न्यूज के कैमरे के सामने आज विक्टिम आकर के बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये उनके आतंक, उनके दहशत का खात्मा करने का काम किया, और ये आतंक और दहशत सने लगातार खत्म करने का काम किया था। जब साबरमती में बैठा, साबरमती से पुलिस वैन में बैठाल करके पुलिस लेकर के आ रही थी, तो मैंने कहा था कि अतीक अहमद के आतंक का जनाजा है। वो अतीक अहमद जिसके लिए कोर्ट के भीतर वकीलों ने नारेबाजी की, जूते की माला पहनाने के लेकर के माला आए, यह अतीक की दहशत का खात्मा था। अतीक का शरीर तो उन अपराधियों ने मारा है, लेकिन अतीक का जो दहशत थी ना, उस दहशत का खात्मा योगी सरकार ने किया है। और इसी कारण से आज तमाम माफिया, तमाम अपराधी, तमाम जेबकतरे, डकैत, लुटेरे, हत्यारे काले में तख्ती टांग करके सरेंडर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी को समझ में नहीं आएगा, यह सवाल का जवाब नहीं देंगे कि ये उसको मासूम बेवा कह रहे हैं।
5 बार का विधायक और सांसद माननीय कह रहे हैं, ये उसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। और मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी क्या संरक्षण कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी शाइस्ता परवीन को छुपा रही है, और पुलिस को इस एंगल पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में क्या इनकी सरपरस्ती में कहीं शाइस्ता परवीन छुपी हुई है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक लाइन घनश्याम तिवारी जी, क्या आप संरक्षण दे रहे हैं शाइस्ता परवीन को? देखिए, पहले जो ये फेक न्यूज उन्होंने चलाया शब्दशः कह के, डिंपल सिरोही की अमर उजाला में रिपोर्ट है, चाहे तो ये अमर उजाला को देख लें। योगी सरकार ने अतीक और अशरफ को ऊपर पहुंचाया, भाजपा विधायक राजीव गुंगर। तो यहां पर बड़बोलेपन से नहीं होगा, ये फैक्ट है। आपका विधायक बोल रहा है, आपके मंत्री कहते हैं आसमानी फैसला, तो थोड़ी सी शर्म रखिए। लोग खोज सकते हैं आपने जितने झूठ बोले हैं। यहाँ पे बड़बोलेपन में आपने बोला उसने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। अरे अपनी सरकार से सवाल पूछिए। अरे आपका तो लिखित दिखा रहा हूं ना, 10,000 आपके तो प्रवक्ता का लिखित बयान दिखा रहा हूं। भाई दर्शक देख रहे हैं, ट्वीट पर देख सकते हैं। मत कीजिए, ऐसे बेशर्मी मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अच्छा हो गया, दोनों ने एक दूसरे को अपनी बात कह दी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। घनश्याम जी, कल कितने बजे ट्यूशन देंगे सर? 5 बजे आइए। 5 बजे तो मेरा शो होता है सर। बस उसी में होगा जो होगा। नहीं, आप मतलब टीवी पे ही सिखाएंगे कैसे एंकरिंग? बिल्कुल, आपको अरे सर ऑनलाइन सीख लेंगे ना सर, आप बोलेंगे तो लखनऊ आ जाएंगे। हो सकता है आप पुलवामा पे चर्चा करने लगे, हो सकता है प्रधानमंत्री से 1-2 सवाल पूछ लें। अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही। कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कौन कौन से विषय लेने हैं?